आज हमारे पास एक ऐसी कानूनी कहानी है जिससे सुनकर शायद कई लोग अपना सिर खुजाने लगे। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक पति पत्नी है, दोनों ने तय कर लिया है कि अब साथ नहीं रहना। ठीक है। वे पूरी तरह से सहमत हैं, एक दूसरे से कोई गिला शिकवा नहीं, और अलग होने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। और अदालत क्या करती है? अदालत उनकी अर्जी खारिज कर देती है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, मियाँ बीवी राजी, नहीं मान रहा काजी। बिल्कुल। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये राजस्थान हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले की हकीकत है। मामला है आयशा चौहान बनाम वसीम खान का। तो आज हम इसी केस की परतों को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपसी सहमति ही कानून का एक इतना बड़ा आधार है, तो फिर एक निचली अदालत ने इतना अजीब फैसला क्यों दिया, और हाई कोर्ट को आकर इस पूरी गुत्थी को क्यों सुलझाना पड़ा। हमारे पास स्रोत के तौर पर राजस्थान हाई कोर्ट का 7 जनवरी 2026 का फैसला है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मकसद सिर्फ इस एक केस को समझना नहीं है, बल्कि ये भी जानना है कि पर्सनल लॉ, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के जो अलग अलग तरीके हैं, उन्हें हमारी अदालतें कैसे देखती हैं। चलिए तो फिर इस दिलचस्प मामले की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इस कहानी के किरदारों और उनकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। आयशा चौहान और वसीम खान, इनकी शादी फरवरी 2022 में मुस्लिम रीति रिवाजों के हिसाब से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उन्हें समझ आ गया कि उनके स्वभाव, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो रोज रोज के तनाव के बीच उन्हें लगा कि इस रिश्ते को और खींचना ठीक नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से उन्होंने अलग होने की प्रक्रिया शुरू की। हाँ, और यहाँ 2 घटनाएं होती हैं जो इस केस की नींव है। पहली, पति ने तलाकुल हसन का रास्ता अपनाया। तलाकुल हसन, ये क्या है? ये तलाक का एक तरीका है जिसमें पति 3 महीनों के दौरान 3 अलग-अलग मौकों पर पत्नी को तलाक की घोषणा करता है। 3 महीनों में 3 बार? इसका कोई खास कारण होता है? हाँ, इसकी पीछे सोच ये है कि पति पत्नी को सुलह के लिए, अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए पूरा समय मिले। मतलब ये कोई एक झटके में लिया गया फैसला नहीं होता। अच्छा, समझी। तो वसीम ने 8 जून 2024 को पहली बार, फिर 8 जुलाई को दूसरी बार और आखिर में 8 अगस्त 2024 को तीसरी और आखिरी बार तलाक की घोषणा की। और आयशा ने हर बार इसे स्वीकार किया। ठीक है, तो ये तो एक प्रक्रिया हो गई, लेकिन आपने कहा था कि 2 घटनाएं हुई। दूसरी क्या थी? दूसरी घटना इस केस को और भी मजबूत कानूनी आधार देती है। 8 अगस्त को तीसरी घोषणा के कुछ ही दिन बाद 20 अगस्त 2024 को दोनों ने 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक बाकायदा लिखित समझौता तैयार किया। लिखित समझौता? हाँ, जिसे मुस्लिम कानून की भाषा में मुबारतनामा कहते हैं। मुबारत का मतलब ही है आपसी रजामंदी से एक दूसरे को आजाद करना। मतलब एक तरह का म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स एग्रीमेंट। बिल्कुल, एकदम वही। इस समझौते में सब कुछ साफ साफ लिखा था। पत्नी को उसकी पूरी मेहर की रकम दी गई, इद्दत की अवधि के लिए गुजारा भत्ता दिया गया और भविष्य के लिए एक मुश्त रकम तय की गई। तो देखा जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से इस शादी को खत्म करने की हर शर्त पूरी कर ली थी। एक मजहबी प्रक्रिया भी और एक लिखित कानूनी समझौता भी। सही। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम साफ लग रहा है। दोनों राजी, लिखित समझौता भी तैयार। तो फिर पेंच फंसा कहाँ? पेंच फंसा फैमिली कोर्ट मेड़ता में। जब ये मामला वहां पहुंचा तो आयशा ने मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत एक अर्जी दी। उनका मकसद सिर्फ ये था कि जो तलाक आपसी सहमति से हो चुका है, उस पर अदालत अपनी मुहर लगा दे। हाँ, ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन ना आए। पति ने भी कोर्ट में आकर कहा, हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम अलग हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। और यहीं से ये केस दिलचस्प बनता है। फैमिली कोर्ट ने 2 मुख्य वजहें बताई। पहली वजह थी क्रूरता का सबूत न होना। क्रूरता? हाँ, आयशा ने अपनी अर्जी में शायद क्रूरता का जिक्र किया होगा, जो एक स्टैंडर्ड ग्राउंड होता है। हाँ। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपने कोई ठोस उदाहरण या सबूत पेश नहीं किया, सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं होता। 1 मिनट, लेकिन जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, तो फिर क्रूरता साबित करने की जरूरत ही क्या है? उनका तो मुख्य आधार ही आपसी सहमति थी, है ना? यही सबसे बड़ा सवाल है। और हाईकोर्ट ने भी बाद में इसी बात पर गौर किया। लेकिन फैमिली कोर्ट की दूसरी वजह वो तो और भी हैरान करने वाली थी। अच्छा, वो क्या थी? ये तलाक की वैधता से जुड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि पति ने जो 3 बार तलाक की घोषणा की, उस समय वहां 2 गवाह मौजूद नहीं थे, इसलिए ये तलाक कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। क्या? गवाह? हाँ,
और अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए जज साहब ने 2 दूसरे हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला भी दिया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब एक जज ये कह रहा है कि भले ही तुम दोनों मेरे सामने खड़े होके कह रहे हो कि तलाक हो गया है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा क्योंकि उस समय तुम्हारे साथ 2 लोग और खड़े नहीं थे। ये तो कानून की आत्मा को ही नजरअंदाज करने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप क्रिकेट के नियम फुटबॉल के मैच में लगा रहे हो। नतीजा तो गलत ही आएगा। बिल्कुल। हुआ ये कि आयशा ने इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने पहली नजर में ही फैमिली कोर्ट के तर्क में एक बहुत बड़ी कानूनी गलती पकड़ ली। वो गलती क्या थी? गलती थी पर्सनल लॉ की समझ में। फैमिली कोर्ट ने जिन 2 फैसलों का हवाला दिया था वे शिया मुस्लिम कानून से जुड़े मामले थे। ओह। शिया कानून में ये जरूरी है कि तलाक की घोषणा कम से कम 2 पुरुष गवाहों की मौजूदगी में हो, लेकिन आयशा और वसीम का मामला उस सुन्नी हनफी कानून के तहत आता है, जिसमें गवाहों की शर्त नहीं है। जिसमें तलाक की घोषणा के लिए गवाहों की कोई शर्त नहीं है। ओह, तो निचली अदालत ने किसी और कानून के नियम किसी और पर लागू कर दिए। ये तो बहुत बड़ी चूक है। दुर्भाग्य से ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कभी-कभी पर्सनल लॉ की बारीकियां नजरअंदाज हो जाती हैं। भारत में हर धर्म के अपने पर्सनल लॉ हैं और उनके अंदर भी अलग-अलग स्कूल हैं, जैसे सुन्नी और शिया। सही बात है। एक जज से ये उम्मीद की जाती है कि वो मामले के हिसाब से सही कानून लागू करे। हाईकोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जब पति और पत्नी दोनों खुद अदालत में आकर तलाक की बात मान रहे हैं तो गवाहों की जरूरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, गवाहों का मकसद ही ये साबित करना होता है कि जो हुआ वो सच है। हाँ, जब पक्षकार खुद सच बता रहे हैं तो फिर गवाहों की क्या जरूरत? ठीक है, तो ये गवाह वाली बात तो साफ हो गई कि फैमिली कोर्ट से गलती हुई, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि कोर्ट ने एक और बड़ी चीज को नजरअंदाज किया। वो जो 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मुबारकनामा बना था, उसका क्या हुआ? क्या कोर्ट ने उसे देखा ही नहीं? यही इस केस का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू है। फैमिली कोर्ट ने उस मुबारक यानी आपसी सहमति वाले तलाकनामे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पूरी तरह से? पूरी तरह से। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि अपने आप में तलाक का एक मजबूत और स्वतंत्र आधार था। तो मुबारक कानूनी तौर पर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, मुबारक का मतलब है एक दूसरे को आजाद करना। ये तलाक का वो तरीका है जहां पति और पत्नी दोनों की पहल होती है। ये मुस्लिम कानून में तलाक के सबसे सामान्य तरीकों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि आपसी समझदारी होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जिस कानून के तहत आयशा ने अर्जी दी थी, यानी मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, उसकी धारा 2IX साफ कहती है। क्या कहती है? कि एक महिला उन अन्य आधारों पर भी तलाक की डिग्री ले सकती है जो मुस्लिम कानून के तहत मान्य हैं। मुबारक ठीक इसी श्रेणी में आता है। इसका मतलब उनके पास तलाक का एक और पुख्ता सबूत था, जिसे कोर्ट ने बस देखा ही नहीं। एग्जैक्टली। हाईकोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक, केरल, दिल्ली जैसे कई हाईकोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र किया। और उन फैसलों में क्या कहा गया था? इन सभी फैसलों में एक बात बार-बार कही गई है कि खुला जब पत्नी तलाक की पहल करती है, और मुबारक जैसे तलाक जो अदालत के बाहर होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स, हाँ, जिन्हें एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स कहा जाता है, वो पूरी तरह से मान्य है। फैमिली कोर्ट का काम इन पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि ये जांच करना है कि क्या ये सच में दोनों की मर्जी से बिना किसी दबाव के हुआ है, और अगर हाँ तो उसे कानूनी मान्यता दे देनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो इन सब मजबूत तर्कों के बाद हाईकोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? जाहिर है उन्होंने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया होगा। हाँ, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के 3 अप्रैल 2025 के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया। उन्होंने ये भी घोषित किया कि आयशा और वसीम की शादी कानूनी तौर पर भंग हो चुकी है। मतलब उन्हें वो कानूनी मान्यता मिल गई जिसके लिए वे महीनों से परेशान हो रहे थे।